हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है ऐसी सीरीज में जिससे आपको मिलने वाली है सीयूटी एग्जाम में कामयाबी। यानी कि अगर हम फिजिक्स डोमेन की बात करें, हम इसमें कवर कर रहे हैं 200 टॉप क्वेश्चंस, जिसमें से आज बारी आती है 116 से लेकर 130th क्वेश्चन को डिस्कस करने की। एंड आई एम होपिंग इससे पिछली वाली वीडियोज आपने वॉच कर ली हैं और आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं और उसको सेव करके रख रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि बोर्ड्स में भी बेटा अब लेवल ये नहीं है, ये है। यानी कि कंपटीशन अब इंक्रीज हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सो एक बार फटाफट से बेटा चैट बॉक्स में रेड हार्ट्स एंड फायर इमोजीज बना देंगे और साथ ही साथ अपना वो बोलते हैं ना गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा यहाँ पे क्या है बेटा? आज गुरु दक्षिणा ये है कि आपको सेशन को शेयर करना है और लाइक करना है, क्योंकि अगर आपका गुरु आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, आज भैया दूज का दिन है और आपके लिए ये सेशन स्पेशली बनाया गया है, तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मैम आपकी पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस है ना। सो उसके लिए आपको क्या करना है बेटा? सेशन को दबाकर शेयर करना है और लाइक भी करना है और अपनी नोट्स को कंप्लीट कर लेना है। मैं समझ सकती हूँ शायद तुम्हारा आज मन ना कर रहा हो पढ़ने का, बट बेटा इमोशंस को ना जरा साइड में रखना पड़ता है जब सिलेक्शन चाहिए होती है। सो अब हम सिलेक्शन के लिए अगर बेटा जिद नहीं करेंगे, अगर हम सिलेक्शन के लिए जिद नहीं करेंगे तो बाकी सब आगे निकल जाएंगे और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। सो जिद करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। और इसी में बेटा मैं ये भी बोलना चाहूंगी, आप सीयूटी अड्डा 24/7 के अगर कोर्सेज में अभी तक एनरोल नहीं किए हो, जिसमें हम तेजस्वी साइंस डोमेन के सारे सब्जेक्ट एज वेल एज जीटी इंग्लिश को कवर करवाने वाले हैं, आपके सामने यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा। डू एनरोल इन दैट। ये बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। इसकी क्लासेस अभी तक हम उसको डिले करते आए थे बिकॉज ऑफ द दिवाली सीजन, है ना, क्योंकि दिवाली था। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे कि मैम प्लीज बैच को बाद में स्टार्ट कीजिए, तो हमने इसको पोस्टपोन कर दिया था। बट अब मैं बोलूंगी कि अब राइट टाइम आ गया है, डू एनरोल इन इट। क्योंकि अगर आप बाद में जागेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी तो बोर्ड करते हैं, अभी तो सीयूटी करके क्या करना है, पर बेटा बोर्ड्स और सीयूटी इज डिफरेंट, ये सेम नहीं है। लेवल इज डिफरेंट, अप्रोच इज डिफरेंट, टेस्ट इज डिफरेंट, तरीका डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। सो अगर आप चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना तो आज ही इनरोल करें। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। अब बिना किसी देरी के बेटा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप जो है फटफट से आंसर्स दे देंगे चैट बॉक्स में, #PhysicsCorArmy। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने जा रहा है और ये आ गया पहला क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए अब जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें आजकल ना बेटा ये ट्रेंड चला है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग, जिसमें बच्चा यूजुअली अड़ता है, जो पैटर्न बच्चा यूजुअली स्कूल एग्जाम्स में फॉलो नहीं करता, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ताकि आपके माइंड को ट्विस्ट करा जा सके। सो बेटा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है? स्पीड ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेटमेंट 2 कहता है अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एक्सेलरेशन। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको याद हो, आपने यशस्वी बैच की क्लासेस को फॉलो किया हो, तो हमने वहां पे बेटा एक रिलेशन पढ़ा था, F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q इंटू E वेक्टर। यानी कि अगर आपके पास चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो F और E कैसे चलते हैं? पैरेलल चलते हैं। अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो F और E कैसे चलते हैं बेटा? ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो अगर अब हम बात करें स्पीड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बेटा क्या होगा? इसका स्पीड कम होगा। बोलो, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, दिस इज ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। आगे आ जाइए। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स, एक्सपीरियंसेस बेसिकली व्हाट? एक्सेलरेशन। बिल्कुल बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि एक्सेलरेट होगा। सो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है। सो आपके पास ऑप्शन कौन सा सही आ गया? ए ऑप्शन, दैट बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ए इज राइट ऑप्शन। ए है सही जवाब, ए है सही जवाब। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहे हैं द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स पर सेकेंड इन अ कंडक्टर इन विच द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज दिस। बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 इंटू 10⁻28। बट जब आप ध्यान से देखेंगे
दिस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज पर मीटर क्यूब। बेटा तो ये नंबर नहीं हुआ, ये नंबर डेंसिटी हुआ। ये क्या हो गया? नंबर डेंसिटी हो गया। दिस इज नॉट नंबर, दिस इज नंबर डेंसिटी, पर मीटर क्यूब है ना। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज बेसिकली 5 into 10 raised to the power -4 मीटर का स्क्वायर, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। बेटा करंट क्या है? करंट क्या था? बोलो, करंट क्या था? वीना के इक्वल था, याद करो। करंट क्या था? वीना के इक्वल था। वी की वैल्यू डालेंगे, ई चार्ज होता है 1.6 into 10 raised to the power -19, एन की वैल्यू डाल दीजिए, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से आपको करंट कितना मिलेगा? सोचो 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 सोचो, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। देखिए बेटा सिंपल है, यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे 6 into 5 आपके पास बन गया 30, देन ये आपके पास आ गया 16 into 2 32, सो 32 into 30। अगर मैं अप्रोक्सीमेट ये देखूं तो ये आपके पास बेटा बन जाएगा, अगर 10 की पावर्स को हम अलग से सॉल्व कर लें। चलो पहले तो ना 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व कर लो। 10 की पावर -6 प्लस ऑफ -1 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपल है बेटा, कैलकुलेटिव है थोड़ा बट सिंपल है। -6 इसका बेटा 10 नीचे जाएगा तो जब ऊपर आएगा तो -1 -19 प्लस ऑफ 28 -4, ठीक है। ये आ गया 11 और 19, तो ये आ गया आपके पास 30, ठीक है। ये आ गया आपके पास 30। सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। I इज इक्वल्स टू 32 96 इंटू 10 की पावर ऑफ -2, ठीक है। -2 प्लस ऑफ 1, 10 की पावर -1 यानी कि 9.6 एम्पियर्स, ठीक है, 9.6 एम्पियर्स। सो यू विल बी गेटिंग ऑप्शन नंबर सी एज द राइट आंसर। सी आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा सही जवाब। दैट इज 9.6 एम्पियर विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। ओके, देखो अब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको करंट का फॉर्मूला पता है आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर फॉर्मूला ही नहीं पता तो बेटा सॉल्व भी नहीं होगा। सो मेजरली आपको क्या करना है, मैम इसी चैनल पर बेटा आपकी सुपर फास्ट रिविजन्स करवा रही है चैप्टर बाय चैप्टर। अभी हमने रिसेंटली डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का सुपर फास्ट रिवीजन किया, बहुत ही जल्दी बेटा अपकमिंग चैप्टर्स का भी सुपर फास्ट रिवीजन आने वाला है। सो इन दैट केस आपको उन सुपर फास्ट रिविजन्स को जरूर से देखना है बेटा, और जो भी उसमें मैं नोट करवाती हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज, उनका फॉर्मूला शीट तैयार कीजिए। एंड आपको कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना, फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम K12 कैटेगरी में जाएंगे आप, वहां पे आपको फिजिक्स का एक ग्रुप मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन करेंगे बेटा, वहां पे आपको सब इंपॉर्टेंट सेशंस मिलते हैं, और उस पर रिएक्शंस दिया करो यार जब मैम भेजती है, कमेंट्स किया करो। अगर तब देखो, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, आप अपनी इच्छा जाहिर नहीं करेंगे मैम हमको ना इस चैप्टर का फॉर्मूला शीट बनवा दो, तो पता कैसे चलेगा यार मैम अंतर्यामी थोड़ी है बेटा, उस लेवल तक नहीं मैम पहुंची अभी कि तुम्हारे दिल में घुस जाए और तुम्हारी दिल की बातें निकाल ले। थोड़ा बहुत तो पता है तुम्हारा, बट स्टिल यार, है ना। बट आपको वहां पर थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा, मैम को बताना पड़ेगा कि मैम हमको ये वाले सेशंस प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। आगे चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। क्या ढूंढना है? रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स बट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। फिर है इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखो, अ बार मैग्नेट प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस नो फोर्स बट अ टॉर्क। तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे टॉर्क की, तो टॉर्क होता है बेटा m क्रॉस ऑफ b, ठीक है, m b साइन ऑफ थीटा। अगर आपके पास कोई बार मैग्नेट पड़ा बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपके पास कोई बार मैग्नेट पड़ा है,
साउथ किसकी तरह एक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज की तरह और नॉर्थ पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है। तो बेटा पॉजिटिव के ऊपर चार्ज जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और साउथ के ऊपर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। तो बेटा नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स तो जीरो होगा, बट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं होगी। टॉर्क इस केस में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा, ठीक है। वो वैल्यू क्या देगी आपको, टॉर्क की mb sin थीटा, वो समझ में आता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस द फोर्स एज वेल एज टॉर्क, ये भी बिल्कुल सही है। अगर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो बेटा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल थोड़ी करेंगे, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसमें फर्क रहेगा। सो इस केस में बेटा आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। आपको कौन सी स्टेटमेंट ढूंढनी है, रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। थर्ड पे आ जाइए, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m वेक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ mb cos ऑफ थीटा। जब पैरेलल होगा तो बेटा cos ऑफ जीरो हो जाएगा, सो माइनस ऑफ mb विल बी द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस केस। ये मैक्सिमम आ रहा है, नहीं ये मिनिमम है। अगर आपके पास मैग्नेटिक डायपोल और मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी कि उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, कितने डिग्री का एंगल हो, 180 डिग्री का एंगल हो, बेटा उस केस में आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम होता है। यहां पर जब पैरेलल होता है तो वो स्टेबल है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए स्टेबल वाला केस आता है, और थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री वाले के केस के लिए बेटा स्टेबल वाले के केस के लिए एनर्जी कम होती है। सो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगर आप डी देखेंगे भी, वर्क डन का जो फॉर्मूला दे रखा है mb cos ऑफ थीटा 1 माइनस cos ऑफ थीटा 2, ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला दे रखा है। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो रॉन्ग आपके पास बेटा कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, In Young's double slit experiment, when light of the wavelength 600 nanometer is used, the fringe width is 0.1 mm. Okay. जब आपके पास लाइट यूज हुई है 600 नैनोमीटर की, तो बेटा आपके पास जो फ्रिंज विड्थ है वो है 0.1 mm के बराबर। वो बोल रहे हैं कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ व्हेन द एंटायर apparatus is immersed in a medium of refractive index 4/3, keeping the source of the light in the air. अब जितना भी अपने पास अपरेटस था, हमको जड़ा गुस्सा, हमको यार भाई क्या ऐसे गंदे मंदे क्वेश्चन से देते जाता है, हमको इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो हमने सारा का सारा अपरेटस उठाया और बेटा उसको धम से फेंक दिया किसमें, किसी मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है। आपको पूछा गया है कि फ्रिंज विड्थ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखो बेटा ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी अब नई फ्रिंज विड्थ होगी ना, वो ओल्ड फ्रिंज विड्थ के डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स आंसर आएगा। यानी कि जो ओल्ड फ्रिंज विड्थ थी अब वो क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो जो आपके पास न्यू फ्रिंज विड्थ है, यानी फ्रिंज विड्थ से जब हम समझते हैं तो बेटा क्या समझ में आता है, मोटापा। यानी कि ब्राइट या डार्क का मोटापा कितना था बेटा, अब वो कम हो जाएगा। उसने क्या कर लिया बेटा, डाइटिंग कर ली। ऐसा याद रखना, जब उसको किसी और मीडियम में फेंक देते हैं ना बेटा, एयर या वैक्यूम के अलावा, तो वो डाइटिंग कर लेती है, यानी कि उसका जो मोटापा है वो कम हो जाता है, बीटा की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। सो बीटा कितना दे रखा था, 0.1 mm 10⁻⁻³ म्यू की वैल्यू बेटा 4 और ये आ जाएगा 3, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये बन जाएगा 3/4 इंटू 10⁻⁻³ mm में ही लिखना है तो mm में ही रहने दीजिए इसको हम मत चेंज करिएगा, इसको mm में ही रहने दीजिएगा। इसका बेटा जब 10 नीचे आ जाएगा, बोलो, सो आपके पास ये जब कटेगा तो इट विल बी गिविंग यू ये आ जाएगा ये आ जाएगा 40 से कट जाएगा ना, 311.1, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे म्यू की वैल्यू को, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.075 mm, यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। 0.075 mm यानी कि सी ऑप्शन। आप अगर उसको कन्वर्ट नहीं भी करना चाहते, देखो अगर मैंने तो वैसे 10 से कन्वर्ट कर दिया, मतलब नीचे ले आई डेसिमल। अगर आप नहीं भी लेके आना चाहते हैं तो आप सिंपली उसको क्या लिखेंगे, 3
बाय 4 इंटू 0.1 लिखेंगे। अब 3/4 को बेटा जब आप डिवाइड कर देंगे, 3/4 को यानी कि 3 को जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, फिर आ जाएगा बेटा आपके पास ये जाएगा 7 4 28 205, ठीक है। सो ये आ जाएगा 0.75 इंटू 0.1, तो इंटू 10⁻³ तो ऑलरेडी है ही है बेटा। जब इसको आप नीचे लेकर जाएंगे यानी कि यहाँ पर आपके पास 0.075 mm आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो इट्स अप टू यू कि आप उसको इजी वे में किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको क्या करना है ना, आपको अवॉइड करना है उलझने में। उलझता कैसे है इंसान? आप न्यूमेरिकल्स में कहाँ उलझते हैं? जब आप अपने डिनोमिनेटर को भारी कर लेते हैं, जब आप अपने डिनोमिनेटर को भारी कर लेते हैं। बेटा ऑलवेज प्रेफर कि न्यूमिनेटर भारी रहे, डिनोमिनेटर क्या रहे, हल्का फुल्का रहे। बेटा जब तक डिनोमिनेटर हल्का फुल्का रहेगा तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन में। बट जब तुमने डिनोमिनेटर को भारी कर लिया बेटा, तुमने डिनोमिनेटर को ज्यादा मिठाई खिला दी, यार दिवाली के दिन चल रहा है, तुमने उसको ज्यादा मिठाई खिला दी, तो तुम फिर फंस जाओगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था? हमारे पास ये कोई सरफेस है, यहाँ पे आपके पास दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम। बेटा यहाँ डेंसर मीडियम में कोई सोर्स है, इस सोर्स से कुछ लाइट निकली, इस सोर्स से कुछ लाइट निकली। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल पे क्या होता है? चलो पहले क्रिटिकल एंगल वाला केस याद करवा देती हूँ, पहले क्रिटिकल एंगल वाला केस याद करा देती हूँ। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रेजिंग का इफेक्ट होगा। तो आपके पास क्या होगा? ग्रेजिंग का इफेक्ट होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस केस में क्या होता है बेटा? 90 डिग्री के बराबर होता है। बट अगर हम बात करें कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से चला गया, तो उस केस में बेटा अंदर ही अंदर लाइट क्या होती है? ट्रैप होकर रह जाती है। तो TIR का फिनोमिना अकर होता है जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशंस क्या थी? मिराज इफेक्ट हमने पढ़ रखा है। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरे की अंगूठी चमकती क्यों है? क्योंकि उसको कट इस तरीके से किया जाता है कि जो लाइट है वो अंदर ही अंदर ट्रैप होके रह जाए। सो स्पेक्टेक्युलर ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन और फिनोमिना बेस्ड ऑन TIR। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर्स, आपके घर पे जो इंटरनेट आ रहा है वो पतली पतली सी बेटा वायर जिसमें कोर और क्लेडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो भी TIR के फिनोमिना पर बेस्ड है। बट यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज नॉट बेस्ड ऑन TIR, यहाँ पे आपको नॉट वाले को ही ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आपने फट से डी जवाब दे दिया होगा, पर उसके पीछे का बेटा कितनी सारी चीजें हमने और यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, रिवाइज करने की कोशिश करी कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के ऊपर क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के नीचे क्या होता है। अगर मैं बोलूँ कि क्रिटिकल एंगल से कम का है तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? लेट्स सपोज आपके पास कोई एंगल है which is less than the critical angle. So in this particular case जब आप denser to rarer जाते हैं तो bends away from the normal चली जाती है क्या? light, ठीक है। rarer medium में जा रही है, denser to rarer bend away from the normal हो जाएगी, अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो जाती है? deviate हो जाती है। सारी कंडीशंस आपको मैम ने करवा दी हैं। अच्छा चलो अभी तक के मार्क्स अपने एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे कि 5 क्वेश्चंस में से आपका कितना सही हुआ है। आई एम देयर इन द चैट बॉक्स ओनली विद यू, ऐसा मत सोचना दैट मैम इज नॉट विद यू, मैम इज देयर ओनली विद यू इन द चैट बॉक्स। 5 में से कितना सही हुआ है? नंबर कितना आया है 5 में से? कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा 5 करेक्ट होने चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस चल रहे हैं बेटा, मजेदार क्वेश्चंस चल रहे हैं, इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है अच्छे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेमीकंडक्टर से प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए बोलो, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक होता है एन टाइप, दूसरा होता है पी टाइप। बेटा पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है? होल्स। माइनॉरिटी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स।
साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि बेटा पी टाइप में ट्रायावेलेंट इम्प्योरिटीज यानी कि जिनका वैलेंसी क्या होता है 3 होता है, उनको हम ऐड करते हैं किसमें बेटा, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स में, यानी कि सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम ऐड करते हैं। आप जरा रीड कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हमको ट्रू वाली निकालनी है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स इन पेंटावेलेंट एटम्स आर द डोपेंट्स। पी टाइप के लिए होल्स को माइनॉरिटी बोल रहे हैं, यहीं पर गलत हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, बिल्कुल सही। एंड पेंटावेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, बिल्कुल गलत। ट्राइवेलेंट एटम्स डोपेंट्स रहते हैं इन द केस ऑफ पी टाइप। होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, बिल्कुल सही। ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, बिल्कुल करेक्ट, सी इज द राइट ऑप्शन। लास्ट में देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, ये गलत है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। सो बेटा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा बेटा सही जवाब। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, और मेरे से लिख के ले लो, है ना, स्टाम्प पेपर पे, ऐसा बोलते हैं ना, स्टाम्प पेपर पे लिख के ले ला यार भाई, इंटेंसिटी तो क्वेश्चन आना ही आना है। वेव ऑप्टिक्स जो इंटेंसिटी वाले टॉपिक जो क्वेश्चन पेपर से आऊगा ही आऊगा। मैम क्या बोल गई आप, पंजाबी में बोल के गई हूँ बेटा ये कि आपसे अगर एग्जाम के बारे में बात की जाए और एग्जाम में आपको वेव ऑप्टिक्स की बात की जाए तो वहां उस चैप्टर में से इंटेंसिटी वाले टॉपिक पे ऊपर क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन को धड़ धड़ से सॉल्व कर दो। If the ratio of the maximum to the minimum resultant intensity in the interference pattern of the waves is 25:4, यानी कि I maximum by I minimum आपको कितना दे रखा है, 25/4 के बराबर दे रखा है। Then the ratio of the amplitude of the two waves is, बेटा इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, तो एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इंटेंसिटी के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल हो गया। इतना समझ में आता है। अगर मैं एम्पलीट्यूड 1 to एम्पलीट्यूड निकालना चाहती हूँ तो मैं अंडर रूट ऑफ I1 to अंडर रूट ऑफ I2 की वैल्यू निकालना चाहती हूँ। इन शॉर्ट अगर मुझे ये पता चल गया तो ये पता चल गया। अब I मैक्सिमम I मिनिमम क्या होता है बेटा, I मैक्सिमम को लिखते हैं अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 होल का स्क्वायर, और I मिनिमम होता है अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 25/4 के बराबर है। अब बोथ द साइड्स क्या ले लो बेटा, स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लो, तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2। इधर क्या आ जाएगा बेटा, 5/2 अंडर रूट ले लिया, या फिर सिंपली लिख लो स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। ओके, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 अंडर रूट I1 प्लस 2 अंडर रूट I2 इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट I1 माइनस 5 अंडर रूट I2। 2 अंडर रूट I1 प्लस का था तो इधर आके माइनस का, ये बेटा माइनस का है, ये इधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो यहां से आया माइनस ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ I1, इधर से आया माइनस ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ I2। बेटा नेगेटिव से नेगेटिव मस्त कटा, अंडर रूट ऑफ I1 इज टू अंडर रूट ऑफ I2 किसके बराबर आ गया, 7:3 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 7:3 के बराबर आ गया। अब यही अंडर रूट I1 बाय I2 तो क्या है, एम्पलीट्यूड का रेशियो है, यानी कि बेटा एम्पलीट्यूड का रेशियो किसके बराबर आ गया, 7:3 के बराबर आ गया। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, सी आएगा सही जवाब, सी आएगा सही जवाब इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे नहीं ऐसे पूछा गया था, यानी कि बेटा गोल मोल किया गया था क्वेश्चन को। अल्टीमेटली आपसे अंडर रूट ऑफ I1 बाय अंडर रूट ऑफ I2 का ही रेशियो पूछा गया था, बट वो डायरेक्टली नहीं पूछा, वो थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, यानी कि आपको यहाँ पर एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ लिया। आपको ये रिश्ता पता था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो आप ये जानते हैं कि आपने अंडर रूट I1 बाय अंडर रूट I2 जब फाइंड किया है तो वो कुछ और नहीं है, वो एम्पलीट्यूड का ही रेशियो है। ठीक है, वो एम्पलीट्यूड का ही रेशियो है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो बिहेव्स लाइक, किसकी तरह बिहेव करता है ये लॉजिक सर्किट, किसकी तरह बिहेव करता है ये लॉजिक सर्किट। चलिए
यहां पे अगर हम गेट्स को आइडेंटिफाई करें बेटा, दिस इज नैंड गेट, ये भी क्या है नैंड गेट, ये भी क्या है नैंड गेट। अब जो बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा बैच में पढ़ रखे हैं उनको पता है कि हमने ना यूनिवर्सल गेट से, नैंड और नॉर गेट से नॉट गेट, एंड गेट और गेट बनाना सीखा था। तो वो तो डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे जिन्होंने मेरे से प्रतिज्ञा बैच में पढ़ाई करी है, और जो तेजस्वी बैच में आने वाले मैम के साथ उनको भी मैं करवाने वाली हूँ, सब शॉर्टकट सब कुछ बेटा कवर करवाने वाली हूँ, है ना। तो डू इनरोल इन द तेजस्वी साइंस बैच बेटा, इट इज गोइंग टू स्टार्ट रियली सून इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम्स। आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो सब प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो बेटा अगर मैं अपने डोमेन सब्जेक्ट की बात करूं, साइंस डोमेन की, तो उसमें मैं सब इन डिटेल कवर करने वाली हूँ, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है बेटा फॉर दैट, पहले मैं फटफट से आपको बता ही दूं, क्योंकि आई रियली वांट बेटा कि आप मेरे साथ उस बैच में जुड़े। आपको सिंपली अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करना है, या सिंपली बेटा आप क्रोम पे भी जाएंगे तो स्कूल K-12 कैटेगरी में आप जाएंगे तो आप CBSE बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे। सो इसमें अगर मैं सबसे पहला बैच देखूं CUT 2024 तेजस्वी साइंस कंप्लीट बैच, बेटा इसमें जब आप बाय नाउ पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ओपन कोड लगाना पड़ेगा Y549। आप जैसे ही Y549 को अप्लाई करेंगे, ये जो कोर्स है बेटा आपको ऑलमोस्ट अभी राइट नाउ अभी ऑफ चल रहा है इसके ऊपर, तो बेटा इसका जो प्राइस है वो बहुत कम होके मिल रहा है आपको, बट ये जो एक्चुअल प्राइस है ये 7500 है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, GT इंग्लिश सब कवर होगा बेटा आपके पास, है ना। आपके पास GT में भी स्टैटिक GK भी कवर होगा, रीजनिंग भी, क्वांट भी, और इंग्लिश का सिलेबस भी बेटा डिफरेंट रहता है तो वो भी कवर किया जाएगा, और डोमेन के भी जो एक्स्ट्रा पोर्शंस हैं जो बोर्ड से हटके हैं वो भी कवर किए जाएंगे। सो दिस बैच इज गोइंग टू बी रियली अ हिट बैच फॉर, अब मैं ये बोलूंगी कि इस बैच से बेटा बहुत सारी सिलेक्शंस आने वाली हैं। सो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं सो कम इन दिस बैच, ठीक है। सो कम इन दिस बैच, यू कैन एनरोल बेटा यूजिंग द कोड मेंशन इन द स्क्रीन एज वेल। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, कोड आ रहा होगा, आप वो यूज करेंगे तो उससे ये फायदा मिलेगा, आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर पाएंगे। एंड वंस यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू मी ना, देन दिस इज गोइंग टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सब चीजें बढ़िया तरीके से मिले। तो आपको एनरोलमेंट के बाद मुझे मेल करना होगा on the email ID arshpreet.singh@adda247.com, जिसमें आप अपना इनरोलमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे बेटा यूजिंग दिस कोड, ठीक है, यूजिंग दिस कोड, ताकि मैं आपको अपनी फिजिक्स को और आर्मी के अंडर इनरोल करवा दूं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ पे बात करते बेटा, दीज आर द नैंड गेट्स। अगर ये A है, अगर ये A है तो इधर भी A गया और इधर भी A गया बेटा, A और A क्या देंगे, A ही देंगे, और ये इसका कॉन्जुगेट कर देगा यानी कि A का कॉन्जुगेट। सिमिलरली बेटा ये आ जाएगा B का कॉन्जुगेट। अब आगे क्या है आपके पास, आगे फिर से क्या है, नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, नैंड गेट क्या करता है, पहले तो एंड करता है फिर उसका रिवर्स कर देता है। बेटा आप डी मॉर्गन्स थ्योरम जब लगाएंगे तो कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाएगा, एंड का क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट बेटा रिमूव हो जाता है, तो A प्लस B का भी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो बेटा Y क्या बन गया आपके पास, A प्लस ऑफ B बन गया। ये क्या आ गया, और गेट आ गया, ये क्या आ गया, और गेट आ गया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का है। अर्थ मैग्नेटिज्म में से पूछा गया क्वेश्चन है, अर्थ मैग्नेटिज्म में से पूछा गया क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम्स में बेटा ये टॉपिक कट चुका है ना। आपके पास अर्थ के मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स, इंक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये सब सिलेबस में से रिड्यूस्ड है इस साल। अगर बात करें स्टेट बोर्ड्स में इट इज स्टिल इंक्लूडेड, बट आपके CBSE बोर्ड में से ये रिड्यूस हो गया है, बट CUT एग्जाम में भी ये इंक्लूडेड है। और अगर मैं बात करूँ नीट एस्पिरेंट्स की, तो नीट एस्पिरेंट्स में भी बेटा ये वाला जो टॉपिक है, आई गेस इस साल ये शायद डिडक्ट हुआ है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, अभी मुझे एकदम रिकॉल नहीं हो रहा है, बट आपके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप उसको जाकर जरूर से देखें। बाय माय नेम आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा ऑफ द रिड्यूस टॉपिक्स ऑफ नीट, ठीक है, उस वीडियो को जाकर जरूर से देखना। ओके चलिए आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड की। जब हम बात कर रहे हैं
मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड कॉस ऑफ थीटा, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट विच इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड साइन ऑफ थीटा। अब अगर हम बात करते हैं बेटा पोल्स की, तो पोल्स के केस में थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री और इक्वेटर के केस में थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री। अब देखते हैं, चूज करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री एंड BH इज इक्वल्स टू 0। बेटा मैग्नेटिक पोल्स की अगर मैं बात करूं तो 90 डिग्री एंगल रहता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos ऑफ 90 0 करेक्ट है ये। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, आगे चलिए। एट द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ डिप इज 0, गलत। मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ पे बेटा एंगल ऑफ डिप की वैल्यू 0 नहीं होती, 90 होती है। आगे तो चेक करने का मतलब ही नहीं है। एट द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, गलत। इक्वेटर पर बेटा एंगल कितना होता है, 0 डिग्री के इक्वल होता है। एट द मैग्नेटिक इक्वेटर ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ डिप इज 0 एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। बेटा आपके पास इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो। थीटा पर इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री, साइन ऑफ 0 बेटा क्या होता है, 0 होता है। सो BV की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। A और D करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर यू एंजॉइंग द सेशन? आर यू फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट कि यार वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं? सच बताओ बेटा, ये सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो तो एक हार्ट तो बनता है कमेंट सेक्शन में। आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो है ना, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट छोड़ना है #PhysicsCoreArmy के साथ। हमको ये हैशटैग ट्रेंड में करवाना है यार, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें और आप सब मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इस हैशटैग के साथ, #PhysicsCoreArmy। इवन कि आप क्लास में से भी, मैं खुद बोलूँगी बेटा, काफ़ी सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो क्लास में से भी मूवमेंट्स निकालते हैं वीडियोज़ में से, एंड दे पुट इट ऑन यूट्यूब और अदर है ना सोशल मीडिया हैंडल्स। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल, क्योंकि आप जब ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं, सो बीइंग एन एजुकेटर हमको ऐसा लगता है यार कि हमारा जो काम है, हमारी जो मेहनत है वो बच्चों को पसंद आ रही है। सो इट इज़ रियली अ ग्रेट फीलिंग, आई कांट एक्सप्रेस कि हमको कितनी खुशी मिलती है। सो हमारा जो अल्टीमेट गोल है बेटा वो आपकी सिलेक्शन है, उसकी तरफ बढ़ते चलो, हम आपके साथ खड़े हैं। बस थोड़ा सा बेटा अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, ऐसा मत करना कि 2 कदम आगे चल के 4 कदम पीछे आ जाओ, नहीं, रोज चलो, चाहे आधा ही कदम आगे चलो, पर बेटा आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में बढ़ते जाओ, पीछे नहीं जाना, हमको पीछे नहीं मुड़ना है। ठीक है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म सिग्निफाइज दैट। बेटा गॉस लॉ क्या सिग्निफाई करता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। ओके, नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज 0, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। Net flux is always mu naught times the net charge enclosed. There always exists a monopole. क्या 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 बताता है गॉस लॉ? बेटा अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स का गॉस लॉ याद करें तो E dot ds is equals to flux is equals to q divided by epsilon naught, where q was the charge enclosed. अगर मैग्नेटिज्म में बेटा यही गॉस लॉ एग्जिस्ट करता तो B डॉट ds, अब बेटा Q इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास Q इनक्लोज ही आएगा, बट ये पोल स्ट्रेंथ के बेसिस में होता है, और 1/ε0 की जगह क्या आ जाता था, म्यू नॉट आ जाता था। क्या आ जाता था, म्यू नॉट आ जाता था। ये एग्जिस्ट होना चाहिए था अगर हम एनालॉग से चलते, अगर हम किससे चलते, एनालॉग से चलते, बट बेटा ये नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी बार मैग्नेट को काट देते हैं तो बेटा वो फिर से 2 बार मैग्नेट्स में रिजल्ट करता है, यानी कि मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल्स डू नॉट, राइट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। बेटा मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसा बेटा कर्व बनाती हैं, क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, बाहर जाती हैं नॉर्थ टू साउथ और अंदर जाती हैं साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, बाहर जाती है नॉर्थ टू साउथ और अंदर जाती है साउथ टू नॉर्थ। वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव,
वो नेगेटिव टू पॉजिटिव वापस नहीं आती। तो बेटा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या बताता है? गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म को हम लिखते हैं B डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। दिस सिंपली मीन्स दैट आपके पास नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस बेटा 0 के बराबर होता है और मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमेशा आपके पास मैग्नेटिक डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ साथ में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, इंडिविजुअल नॉर्थ या इंडिविजुअल साउथ एग्जिस्ट नहीं करता आइसोलेटेड स्टेट में। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11th। इन द सर्किट डायग्राम D1, D2, D3 and D4 are the diodes. Choose the correct answer from the options given below. D1 and D2 are forward, D1 and D3 are forward, D2, D4 forward, all diodes are forward. बेटा ये all diodes are forward वाला केस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, all diodes are forward वाला केस तो हो ही नहीं सकता। अगर हम यहां पे बात करें तो at a time दो डायोड्स फॉरवर्ड में रहते हैं। ठीक है, या इसको भी छोड़ो, सिंपल सा लॉजिक बेटा, अगर आपके पास P के साथ हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है और N के साथ लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड है तो दिस इज फॉरवर्ड बाइसिंग। अगर P के साथ लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड है और N के साथ हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है तो दिस इज रिवर्स बाइसिंग। अब आ जाओ आगे, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, तो बेटा ये रिवर्स बाइसिंग में चला गया। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में चला गया। बेटा ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव एंड तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में गया। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव P वाली साइड के साथ कनेक्टेड है तो ये रिवर्स बाइसिंग में गया। समझ में आया? फॉरवर्ड रिवर्स समझ में आ गया। अब जरा चूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बोलो D1 और D3। बेटा जो D1 और D3 है ये किस में हो जाएंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएंगे। D1 एंड D3 आर इन फॉरवर्ड, D1 एंड D2 आर फॉरवर्ड, ये गलत है, ये भी गलत है। D2 और D4 फॉरवर्ड में है, D2 और D4 नहीं, D2 रिवर्स में है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, बी आ जाएगा सही जवाब। फॉरवर्ड में समझ में आ रहा है ना बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल है तो इसका P साइड इसके साथ कनेक्टेड है तो D1 विल बी इन फॉरवर्ड। साथ ही साथ अगर हम D3 की बात करें बेटा, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो ये भी फॉरवर्ड में होगा। सो ये आ जाएगा फॉरवर्ड बाइसिंग। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे देती हूँ इसके रिलेटेड। बेटा जब भी आइडियल डायोड का केस आएगा ना, आइडियल डायोड का केस आएगा और वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो आप डायोड को पता क्या बोलोगे कि तुम्हारी जगह अब हम क्या बना देंगे, एक सिंपल वायर बना देंगे। बेटा फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये शॉर्ट सर्किट का केस बन जाता है। ठीक है, इस केस में करंट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। वहीं पर अगर हम आइडियल डायोड में रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो बेटा रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, यानी कि आपके पास सर्किट कैसा होता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और करंट क्या होता है इस केस में, मिनिमम होता है। बेटा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ हम पढ़ने वाले हैं बैचेस में, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक लिमिट तक ही बेटा मैं आपको बता सकती हूँ और यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होती हैं। आप लोग आपस में बातें करते रहते हो, आप में एक सीरियसनेस नहीं आती, आपको ऐसा लगता है यार ठीक है देख लेंगे, यूट्यूब पे तो बड़ा सीरीज़ है ना, टाइम आने पर देख लेंगे। बट जब आप किसी बैच में इनरोल होते हैं, आप एक सिस्टमैटिक वे से बेटा क्लासेस में आते हैं तो आप टीचर के साथ अपने डाउट्स को भी कैटर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप डेली बेसिस में क्लास में, है ना, आप हमारे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो मैं बार बार आपको एक चीज़ बोल रही हूँ कि अभी तक अगर आपने तेजस्वी साइंस बैच में इनरोलमेंट नहीं करी है तो अपने पेरेंट्स से ये दिवाली गिफ्ट मांग लो। अभी आपको ऐसा लगेगा मैम दिवाली में हम कुछ खाने का मांगेंगे, कुछ पीने का मांगेंगे, जूस वूस पियेंगे मैम, है ना, या फिर मैम हम कुछ कोई भी गैजेट वगैरह ले लेंगे मैम, हमको कोर्स वोर्स का क्या करना है। पर बेटा यही कोर्स तुमको अल्टीमेटली आगे आने वाली तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करवाने वाला है। किसी अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे तो करियर अच्छा होगा, करियर अच्छा होगा तो प्लेसमेंट अच्छी होगी, प्लेसमेंट अच्छी होगी तो रोकड़ा ज़्यादा मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, बेटा फिर सब इच्छाएं पूरी कर लेना। तो अभी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करवा लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे।
A star is seen using a telescope whose objective lens has a diameter of 250 centimeter. The wavelength of the light coming from the star is 500 nanometer. The limit of resolution of the telescope is. Limit of resolution समझ में आता है बेटा? वो स्टार आपको डिस्टिंक्टली दिखाई दे, उसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन. अब अगेन मैं बोलूंगी, ये टॉपिक बोर्ड्स में से आपका कट चुका है, सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, शायद नीट में से भी कट चुका है. तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर द केस ऑफ टेलीस्कोप फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. ठीक है, अब ये कैपिटल डी क्या होता है? डायमीटर. लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है. लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होता है. तो 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 500 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर कितना है आपके पास? 250 सेंटीमीटर्स, नॉट मीटर्स. तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 10 रेज़ टू द पावर -2. बेटा 1 जा 2 जा, ठीक है, 1 जा 2 जा 2.44 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9. ये ऊपर चला जाएगा तो +2. सो 2.44 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 रेडियंस. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बी आ जाएगा सही जवाब. ठीक है, सो अब इस केस में क्या था? आपको सिंपली फॉर्मूला पता होना चाहिए था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का. वंस यू आर नोन विद द फॉर्मूला ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं थी, उसके बाद तो ऐसे आंसर आ जाना था. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का क्वेश्चन है. डुअल नेचर ऑफ, मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर से बेटा क्वेश्चंस को कैटर करने की कोशिश करी है इस सेशन में. An electron is accelerated to potential V if the mass of an electron is 9.1 into 10 raised to the power -31 kg. जो हमको बचपन से पता है, हमको क्या ही बता रही हूँ मैम. E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to the power -19 coulomb. Then the de Broglie wavelength of the electron is what? बोलो. ये लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइडेड बाय √v. ये किस में पढ़ा है बेटा? हमने एंगस्ट्रॉम में पढ़ा है, बट यहाँ पर आंसर किस में दे रखा है? नैनोमीटर में दे रखा है. तो कौन सी बड़ी बात है? इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो. 1.227 इंटू नैनोमीटर में वैल्यू आ जाएगी बेटा, डिवाइडेड बाय √v वेयर v इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बेटा, बार बार बताती हूँ एक चीज याद रखा करो, 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर, और 1 नैनोमीटर 10 रेज़ टू द पावर -9 मीटर के बराबर है. सो ऑप्शन कौन सा सही? बी. बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें. यहां तक बता दो एकदम सी है, क्रिस्टल क्लियर है, सबको मजा आ रहा है. बताइए. चलें आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं बेटा. 2 न्यूक्लियाई हैं हैविंग द मास नंबर इन द रेशियो ऑफ 1:27. न्यूक्लियाई चैप्टर का क्वेश्चन आ गया बेटा. 2 न्यूक्लियाइज हैं जिनका मास बेटा मास नंबर रेशियो में है. A1/A2 की रेशियो कितनी है? 1:27. देन द रेशियो ऑफ द रेडियाई एंड डेंसिटी शुड बी रिस्पेक्टिवली. अब आती है कॉमन सेंस की घंटी बजाओ यार, इधर कॉमन सेंस की घंटी बजाओ. डेंसिटी क्या बताया था? कांस्टेंट होता है. डेंसिटी क्या बताया था? इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होता है. तो डेंसिटी अगर कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, तो बेटा अगर रेशियो लोगे तो 1:1 आएगी. यानी कि ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट. पहले रेडियस का रेशियो है, फिर डेंसिटी का रेशियो है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे. अब इन दोनों में से कुछ होगा, कैसे पता चलेगा? बोलो. R1/R2 का जब रेशियो लोगे तो R0 A1/3 A1/3 यही होता है. बोलो. R0 से R0 मस्त गया, R0 से R0 मस्त गया. A1/A2 होल रेज टू द पावर 1/3 लिख दूं बेटा. A1/A2 1/27 होल रेज टू द पावर 1/3. R1/R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब 27
किसका क्यूब होता है? 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27, यानी कि बेटा ये कितना आ जाएगा? 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, रेज टू द पावर 1/3 कट जाएगा तो 1/3। सो R1 by R2 का रेशियो क्या है? 1/3। सो C इज द राइट ऑप्शन, C विल बी द राइट ऑप्शन। आपके पास डेंसिटीज का रेशियो 1:1 आएगा और रेडियस का रेशियो 1:3 आ जाएगा। ठीक है, रेडियस का रेशियो 1:3 आ जाएगा, डेंसिटी का रेशियो 1:1 आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of a plate area A separated by distance D is what? ऐसे फेंक डालो यार आंसर, ऐसा 5 मार्क्स एकदम तिजोरी में भर डालो। और ये जो क्वेश्चन है ना इतना फेवरेट है ना, ये आपके नीट में भी पूछा गया है, नीट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CUET का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मतलब मुझे नहीं पता कि इस वाले क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, ऐसा फ्री के नंबर है बेटा इसमें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर याद हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर याद हो आपको, हमने कैपेसिटेंस निकाली थी एप्सिलॉन नॉट A बटा D, राइट बेटा। एनर्जी क्या थी? हाफ ऑफ Q² डिवाइडेड बाय C। बेटा इसमें C की वैल्यू डालेंगे, Q को इन टर्म्स ऑफ सिग्मा डालेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय A, तो Q की वैल्यू सिग्मा इंटू A आ गया। सब ताम झाम करने के बाद हम एक फॉर्मूला पर पहुंचे थे, दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर इंटू A into D, where A into D is what बेटा? वॉल्यूम। अभी आपको क्या पूछा गया था? एनर्जी पूछा गया था, तो एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर A इंटू D के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर A होता है। बट अगर आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछा जाता, अगर आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछा जाता तो वो बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। तो इस केस में आप वॉल्यूम को बेटा नीचे ले आएंगे, U डिवाइडेड बाई AD, in that case that will be half epsilon naught E का स्क्वायर। बट आपको ध्यान रखना है यहां पर और यहां पर, बेटा आपको दोनों चीजों पे ध्यान रखना है कि एनर्जी पूछा गया है या एनर्जी डेंसिटी पूछा गया है। क्योंकि अगर आपका जरा सा ध्यान भटका, जरा सा ध्यान भटका, तो बेटा दुर्घटना होने में टाइम नहीं लगेगा, फिर एकदम दुर्घटना हो जाएगी और 5 मार्क्स तो जाएंगे जाएंगे जो तुमने अपनी तिजोरी में ऐड कर रखे होंगे, साथ ही साथ एक नेगेटिव भी लेकर जाएगा। तो कुल मिलाकर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से 6 मार्क्स कम हो जाएगा। और अगर तुम नीट एस्पिरेंट हो तो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से 5 नंबर कम हो जाएगा, 4 तो कटेगा ही कटेगा। जो तुमने सोच रखा था कि हम इतने मार्क्स, इसमें 4 मार्क्स जोड़कर बैठे हैं और एक बेटा नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि 5 मार्क्स तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाएंगे। सो आई एम होपिंग बेटा यू एंजॉयड द सेशंस। 15 में से आपके कम से कम 10+ क्वेश्चन सही है, अगर नहीं है तो उनको दोबारा से देखें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा बेटा कि सेशन कैसा लगा आपको। आप अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करें, K12 कैटेगरी में जाके आपको फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करें फॉर ऑल द नोट्स, डाउट्स, एवरीथिंग। एंड बेटा मेगा दिवाली कार्निवल इज गोइंग ऑन, सो 25% ऑफ है आपको ऑलमोस्ट सब कोर्सेज पर। आप इस पिन व्हील को घुमाइए और अपना प्राइज जीत के जाइए, ठीक है। सो यूजिंग द कोड बेटा Wi-Fi49 आपको फीस लाइक नेवर बिफोर का ऑफर मिल रहा है। जितने भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो सब इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, आप वो वाले क्वेश्चंस रिलेवेंट नहीं सॉल्व करोगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो बेटा सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि एक टॉपर और तुम में शायद यही फर्क है कि टॉपर शुरू से चीज़ों को सीरियसली लेता है और तुम लास्ट में जाकर जागते हो जब पानी ऐसे निकल चुका होता है सिर से। तो बेटा अभी पानी यहाँ पर पहुंचा है, उसको निकलने मत देना। डू कम इन द बैचेस, है ना, डू कम इन द बैचेस, तेजस्वी साइंस बैच एंड तेजस्वी लैंग्वेज और GT, बेटा दोनों बैचेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं यूजिंग दिस कोड। एंड आप सिंपली बेटा लिंक्स को चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पे जाइए, इनरोल कीजिए। महापैक्स में इनरोल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कोर्स में मिस ना करूं, जो भी मैम का आ रहा है या सर का आ रहा है या किसी भी टीचर का आ रहा है, वो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स टिल द एग्जाम, टिल द सिलेक्शन आप कुछ भी मिस ना करें। आप सब बुक्स जिसमें से आप खुद प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस, वो वाले जो पेपर में आने की चांसेस बहुत ब्राइट हैं, आप अंडर 24/7 की बुक्स को बाय कीजिए बेटा। CUT
का जब नाम आता है तो अड्डा 24/7 सबसे टॉप पे रहता है, क्योंकि हमने सबसे मैक्सिमम सिलेक्शंस दिए हैं पिछले 2 सालों में, क्योंकि पिछले 2 सालों से ही तो सीयूटी एग्जाम आया है। सो यहाँ पर मैक्सिमम सिलेक्शंस बेटा और किसी की नहीं है पूरे पूरे एडटेक में। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सीयूटी एग्जाम की बात करूँ तो अड्डा 24/7 की सिलेक्शंस मैक्सिमम नंबर पे यहाँ पे सामने निकल के आई हैं पिछले 2 साल में। तो आप भी अगर चाहते हैं अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचना तो कम इन दिस बैच, ठीक है। एंड आप महापैक्स में भी इनरोल कर सकते हैं बेटा। यूजिंग दिस कोड यू विल गेट मैक्सिमम रिबेट्स। आप अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम वाले कॉलम में जाएंगे या किसी भी एग्जाम में जाएंगे, आप अपने किसी भी सिबलिंग को कोई कोर्स बाय करके देना चाहते हैं, या फिर आप अगर क्लास 11th का कोई कोर्स बाय करना चाहते हैं, आपके क्लास 11th के बेसिक्स वीक हैं, तो आप सक्षम रिलोडेड में मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सब कोर्सेज में आप आ सकते हैं बेटा। यूजिंग दिस कोड यू विल गेट मैक्सिमम रिबेट्स। यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी ऑन दिस ईमेल आईडी। आप मुझे मेल कीजिए, आई विल श्योरली रिप्लाई टू इट। हाँ, वो ऐसा वो इंस्टेंट वाला नहीं आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि वो कंप्यूटराइज प्रोसेस नहीं है, मैम उसको खुद हैंडल करती है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके रिप्लाई के लिए, आपको वेट करना पड़ेगा, बट थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, मैम जरूर से रिवर्ट करेगी। आप इस ईमेल आईडी पर मैम को मेल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। लव यू ऑल, टेक केयर। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से बेटा एक रेड हार्ट छोड़कर जाना। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।